मोहतरम हज़रात, बुज़ुर्गों, दीनी और ईमानी भाइयों, आज दुनिया ग्लोबलाइजेशन के दौर से गुज़र रही है, जिस दुनिया में एक ख़ित्ते का कनेक्शन दूसरे ख़ित्ते से बहुत मज़बूत हो गया है। चाहे इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो या इंसानों का एक जगह से दूसरी जगह जाना और मुंतकिल होना हो, या आपसी साजो सामान और तिजारती असबाब का तबादला हो, ट्रेडिंग हो, वो सब इतनी आसान बन गई है, इतनी क्लोज़ हो गई है और इस कदर एक दूसरे के साथ जुड़ गई है कि पूरी दुनिया एक गांव जैसी मालूम होती है। लेकिन इस दुनिया के बनने में और इस दुनिया की आज की सिचुएशन में जो एक बड़ा फैक्टर है वो तिजारत का है, ट्रेड का है और इकोनॉमिक्स का है, आपसी माल के तबादले का है। इसमें जिस तरह से आज की नई दुनिया में US डॉलर ने मोनोपोली बनाई है, US ने जिस तरह से अपने आप को डोमिनेट किया है और जिस तरह पूरी दुनिया की माशियात के ऊपर कब्ज़ा जमाया है, वो समझने की चीज़ है और किसी हद तक कह सकते हैं कि वो आगे मुस्तक़बिल में बहुत कुछ तय करने वाली चीज़ भी है। इसलिए मैं आज की गुफ्तगू इस मौजू पर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको देते हुए जो दुनिया के अंदर उरूज और ज़वाल और दुनिया में आज जो ताकत और सुपर पावर के तौर पर माने जाते हैं ममालिक, उनकी हकीकत, उनके पीछे के राज को हम समझने की कोशिश करेंगे। और हम क्यों पीछे हैं, हमारे मुल्क क्यों इतना पीछे हैं, क्यों दुम छल्ला बने हुए हैं उन मुल्कों का जो उनको अपना आलाकार बनाते हैं और अपनी चीज़ें उनके ऊपर लादते हैं और मजबूरी के अंदर उसको ढोते रहते हैं। ये हालत हमारी क्यों हुई है? आप सब जानते हैं कि इंसान अल्लाह की वो मखलूक है कि जो अपनी ज़रूरतें अज़ ख़ुद पूरी नहीं कर सकता है। ये मखलूक इस बात की मोहताज है कि वो अपनी जैसी मखलूक के साथ चीज़ों का तबादला करे, एक चीज़ ले और एक चीज़ दे। मोहताज है वो दूसरे की अपनी ज़िंदगी के गुज़र बसर के अंदर और अपनी ज़रूरियात की तकमील के अंदर। जिसके पास गल्ला है उसके पास कपड़े नहीं होते हैं, उसको दूसरों से लेने पड़ते हैं, और जिसके पास कपड़े होते हैं उसके पास गल्ला नहीं होता है, उसको दूसरे से ख़रीदना पड़ता है। हर आदमी हर ज़रूरत का सामान ख़ुद से पैदा नहीं कर सकता है। हर चीज़ की पैदावार एक आदमी अपने लिए मुकम्मल तौर पे नहीं कर सकता है, इसलिए उसे दूसरे इंसानों की ज़रूरत होती है। जब इस ज़रूरत को हम तबीई तौर पर, नेचुरल तरीक़े पर समझते हैं तो फिर ट्रांजैक्शन की बारी आती है। हमें एक दूसरे के साथ ट्रेड करनी पड़ती है, हमें एक दूसरे के साथ चीज़ों का तबादला करना पड़ता है और सामान को सामान से बेचने की ज़रूरत पड़ती है ताकि मेरी ज़रूरत उससे पूरी हो जाए जो सामने वाले आदमी के पास है और उसकी ज़रूरत उससे पूरी हो जाए जिसका मैं मालिक हूँ। दुनिया में इब्तिदाई ज़माने में इंसानों की तारीख़ के अंदर जो आपस में तबादले होते थे, ट्रेड होती थी, तिजारत होती थी, वो इसी तरीक़े पर होती थी। सामान को सामान से बेचा जाता था। जिसके पास चावल हैं वो आदमी गेहूं वाले को बेच देता था और उसे गेहूं उस तनासुब के साथ ले लेता था जो तनासुब मार्केट तय करता था। अगर सप्लाई राइस की ज़्यादा है मार्केट में और वीट की, गेहूं की कम है, तो जाहिर है जो राइस है वो ज़्यादा देना पड़ेगा और गेहूं कम लेना पड़ेगा। वो सप्लाई एंड डिमांड के बेस के ऊपर जो मार्केट के अंदर गुड्स या साजो सामान या इस्तेमाल की जो अशिया हैं उनकी कीमतें एक दूसरे के साथ तबादले में तय की जाती थी। इसको बार्टरिंग सिस्टम कहा जाता था। इस तरीके पर जो गुड्स टू गुड्स जो तिजारत होती थी उसको बार्टर सिस्टम कहा जाता है।
जिसके मुताबिक लोग अपनी ज़रूरत का सामान दूसरे से अपनी सामान को देकर करते थे। लेकिन फिर बाद में एक दौर आया जो कि कदीम तारीख़ का दौर है, जब से हमें इंसानों की तारीख़ मालूम है उस वक्त से हम इस हकीकत को भी पढ़ते हैं और जानते हैं कि लोगों ने आसानी के लिए अपने सामान से सामान को बेचने के बजाय कोई ऐसा स्केल बनाना मुनासिब समझा कि जिसके ज़रिए से तबादले उन चीज़ों के किए जा सकें जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है हमें बदले में वो सामान सामने वाले से लेना पड़े। एक आदमी उसके पास ऑलरेडी राइस है लेकिन उसको कीमत में राइस ही लेना पड़ रहा है अगर उसको वीट बेचना है, हालांकि उसको उसकी ज़रूरत नहीं है, या उसकी ज़रूरत अगर थोड़ी है लेकिन वो ज़्यादा अपने पास स्टोर कर रहा है और वो ख़राब हो जा रहा है, जिसकी वजह से गुड्स टू गुड्स जो सामान होता था वो बहुत लो स्केल में होता था और वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाता था। इसलिए लोगों ने मुनासिब समझा कि कोई ऐसे मादे को मीडियम बना लिया जाए कि जिसके ज़रिए से आपस में तबादला हो सके और उसको प्रिजर्व भी किया जा सके, सेव भी किया जा सके और उसके बेस के ऊपर आगे दूसरी ट्रेड्स की जा सकें। लिहाजा लोगों ने बिल्कुल इब्तिदाई दौर से सोने और चांदी को बेस बनाया। गोल्ड और सिल्वर बेस था लोगों के तबादले का तिजारत के अंदर। जब गोल्ड और सिल्वर बना तो अलग अलग किंगडम के अंदर अलग अलग ट्राइब्स के लिए, अलग अलग कंट्रीज़ और मुल्कों के लिए उन्होंने उन सोने की धात को इस्तेमाल करके सिक्के ढाल दिए, कॉइन्स बना लिए। उन कॉइन्स को वो ऊपर अपने मुल्क का कोई लोगो, कोई शेर या जो एम्परर होता था, बादशाह होता था, उसकी पिक्चर वगैरह लगाकर ये शनाख्त कर लिया करते थे कि ये किस मुल्क की करेंसी है या किस मुल्क का गोल्ड है। तो इस तरीक़े पर लंबे अरसे तक तबादले होने लगे। अरब के अंदर भी दीनार और दिरहम चलते थे। जब आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं तो अरब की भी अपनी एक करेंसी थी, अरब के लोगों के दरमियान मुतदावल और मारूफ थी। एक सोने की करेंसी थी जिसको वो लोग गोल्ड, जिसको दीनार कहते थे, और एक सिल्वर की थी जिसको वो लोग दिरहम कहा करते थे। दिरहम चांदी का होता था और दीनार सोने का होता था, और इसके एतबार से वो लोग आपस में तिजारतें किया करते थे। यहाँ तक कि जब 12वीं सदी आई तो 12वीं सदी में सबसे पहले चाइना के अंदर इस ज़रूरत को समझा गया कि सामान जब हम ट्रेड में लेकर जाते हैं या कहीं पर ट्रेड करते हैं तो हमें जो गोल्ड मिलता है या सिल्वर हम लेते हैं वो बहुत वज़नी होता है, और उसको लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में मुंतकिल होना बहुत रिस्की भी होता है और दुश्वार भी होता है। जो बड़ी तिजारतें करते थे लोग उनको दुश्वारियाँ होती थी कि इतना सारा गोल्ड उठा कर लाएँ और एहतिमाम के साथ, हिफाजत के साथ उसको अपने मकाम तक पहुंचा पाएँ, और फिर इतना भारी बोझ लेकर रास्ते में चलें तो उनको दुश्वारी होने लगी। इस दुश्वारी के सॉल्यूशन के लिए लोगों ने एक तरीक़ा ये ईजाद किया कि हम जिस जगह जाकर सामान बेचेंगे, जहाँ पर जाकर हम अपने सामान को फ़रोख्त करेंगे और वहाँ से गोल्ड एज अ कीमत हम वसूल करेंगे, प्राइस के तौर पर गोल्ड को लेंगे, उसको उसी इलाके के किसी ताजिर के हाथ में, किसी बिजनेसमैन के हाथ में दे देंगे और उससे एक रिसिप्ट ले लेंगे जिसका कारोबार मेरे इलाके में चलता होगा। उस रिसिप्ट को हम अपने इलाके में लेकर आएंगे और उसके कनेक्टेड जो तिजारत थी वहाँ पर वो रिसिप्ट दिखाएंगे और उतना गोल्ड मुझे अपने मुल्क में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ मिल जाएगा। ये तरीक़ा भी चला कि लोग जिनकी तिजारतें दो जगह, कई जगह पर होती थी, वो लोग अपने हासिल शुदा और अपने कमाए हुए गोल्ड को उसी इलाके के किसी ताजिर के हवाले कर देते थे और उससे कोई रसीद ले लेते थे, जिसको लेकर वो अपने इलाके में आकर इन कैश कर लिया करते थे और उससे गोल्ड हासिल कर लिया करते थे। लेकिन जाहिर है ये इतना ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं था और ये सिस्टम इतना ट्रस्टफुल नहीं था कि उसमें इंसान हर एक पर एतमाद कर सके और हर एक जगह अवेलेबिलिटी हो और ताजिर मुहैया हो और उसकी तिजारत दूसरी जगह मौजूद हो। तो इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत की गई। 12वीं सदी में सबसे पहले चाइना के अंदर इस तरीक़े को इख्तियार किया गया
कि रिसीप्ट मुल्की पैमाने पर ऑर्गेनाइज्ड वे में इस तरह से तैयार की जाएं कि उसके ज़रिए से जितना गोल्ड हमारे पास है उतनी कीमत की एक करेंसी, पेपर करेंसी के तौर पर मुतारफ़ करा दी जाए और उस पेपर करेंसी में उसकी कीमत लिख दी जाए जितना गोल्ड उसके बैग में मौजूद है। जब ऐसा हुआ तो फिर उसके नतीजे में लोगों को बहुत आसानी होने लगी। लोगों को सोना उठाकर एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पेपर करेंसी उनके लिए काफ़ी होती थी कि जब चाहें वो उसको इन कैश कर सकते थे। कैश से मुराद मेरी गोल्ड है, यानी उस रसीद को देकर, उस पेपर को देकर वो गोल्ड ले लिया करते थे। इस तरीके पर दुनिया में तिजारत बढ़ने लगी और दुनिया में एक मुल्क से दूसरे मुल्क में तिजारत आसान होने लगी। और फिर ये चीज़ यूरोप के अंदर आई। चाइना के बाद 13th सेंचुरी में यूरोप के अंदर भी यही चीज़ ट्रेंड में आ गई और लोग इसके मुताबिक ट्रेड करने लगे। तिजारत आसान हो गई और पेपर करेंसी मुतारफ़ होने लगी। लोग उसमें आसानी के साथ एक दूसरे के साथ तबादले और तिजारत किया करते थे। ये सिलसिला दराज हुआ और लोग इसी पर चलते रहे। पेपर करेंसी जो होती थी वो बेस करती थी मुल्क के गोल्ड के ऊपर। जिस मुल्क के पास जितना गोल्ड होता था उसी बेस के ऊपर वो अपनी करेंसी पेपर की बना सकती थी। अगर किसी के पास मिसाल के तौर पर 1 टन गोल्ड है तो जो करेंसी जितनी कीमत की, जितने अमाउंट की, जितनी मालियत की बनाई जाएगी वो 1 टन से ज़्यादा नहीं हो सकती है, इल्ला यह कि वो एक्सपोर्ट करना शुरू करे। जो मुल्क एक्सपोर्ट करने लगे थे, सामान दूसरे मुल्क में भेजते थे, तो उनके पास जाहिर है जो गोल्ड था वो ज़्यादा आता था, या गोल्ड के बेस पर जो करेंसी होती थी, दूसरे मुल्कों से भी अगर पेपर करेंसी आती थी तो वो गोल्ड की शक्ल में मानी जाती थी। ये समझा जाता था ये करेंसी अगर आई है तो इसके पीछे इतना गोल्ड इस मुल्क का बढ़ गया है। मिसाल के तौर पर अगर 1 बिलियन यूरो किसी मुल्क में आ गया तो ये माना जाता था कि 1 बिलियन यूरो के बराबर गोल्ड इस मुल्क के अंदर आ गया है और इस मुल्क के पास हो गया है। तो इस तरह एक्सपोर्ट दुनिया में बढ़ने लगा, तिजारतें बढ़ने लगीं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ट्रांजैक्शंस आसान होने लगे और माशियात में तरक्की होती गई। यहाँ तक कि जब पिछली सदी आई है, लास्ट सेंचुरी के अंदर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और उसके बाद फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई है, पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम हुई है, उसमें पूरा यूरोप तबाह हो गया। यूरोप जो चाहे उसमें ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, इटली हो, ये सब, जर्मनी हो, ये सारे ममालिक यूरोप के बहुत मालदार और पावरफुल माने जाते थे, अपने दौर के सुपर पावर रहे हैं। लेकिन आपसी जंगों के बाद ये मुल्क टूटते गए, बिखरते गए, इनकी इकनॉमिक्स नीचे आती चली गई और ये कमज़ोर से कमज़ोर तर होते चले गए। यहाँ तक कि जो यूएस था, जो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट है, उसने इस मौके से फ़ायदा उठाया और अपने आप को खड़ा किया। जाहिर है अमेरिका दुनिया में 1 सदी से पहले बहुत मशहूर और मारूफ नहीं हुआ करता था, न तिजारती दुनिया में, न माशियात के अंदर, न तमद्दुन के अंदर, न टेक्नोलॉजी के अंदर। ये तो 150 साल का करिश्मा है कि यूएस आज जिस जगह खड़ा है वहाँ हम उसको देखते हैं। उसने इस मौके पर अपने आप को जंग से अलग थलग रख के और जो यूरोप के दरमियान आपसी मुल्कों में जंग हो रही थी उसमें अपने आप को पीछे रखकर वेपन्स बेचने का काम किया। उसने सिर्फ एक काम किया, उसने हथियार बनाए और सप्लाई किए। अगर आप यूएस की इस मौजूदा सिविलाइजेशन या मौजूदा इकोनॉमी की तारीख़ पढ़ेंगे तो आपको इसके पीछे यही हकीकत नज़र आएगी कि अमेरिका आज जिस मकाम पर खड़ा है उसके पीछे वो दुनिया की जंगों को भड़काने और जंगों से फ़ायदा उठाने पर कायम है। अमेरिका की पूरी इकोनॉमी इसी पर चलती है कि दुनिया में जंगें होती रहें, मुल्क असलहे ख़रीदते रहें और वो असलहा बेच कर माल कमाता रहे। यूरोप के अंदर जब जंग हो रही थी तब भी यूएस ने वही किया, अमेरिका ने वही काम किया और उसके ज़रिए से अपनी इकोनॉमी को खड़ा किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उसको एक हद तक एक तरक्की मिली और माली स्टेबिलिटी मिली, लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई है तब फिर यूएस एक मजबूत सुपर पावर की हैसियत से सामने आया, क्योंकि उसने जितना हथियार सप्लाई किया था और जिस तरह अपनी इकोनॉमी को मजबूत करके दूसरे मुल्कों को
तबाह व बर्बाद करने का बैकडोर से काम किया था, उसका नतीजा था कि वो दुनिया में बग़ैर मुकाबिल के, बग़ैर किसी दूसरी ताकत के सबसे ज़्यादा बड़ा मुल्क बन गया था। उसके बाद फिर उसने अपनी इकनॉमी को मजबूत करने के लिए दज्जाली और शैतानी चालें चली हैं। मैं जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ बहुत सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ। दज्जाली चालें और शैतानी चालें, इबलीसी चालें उसने इख्तियार करके पूरी दुनिया के अंदर ऐसा शिकंजा बनाया है और अपने हाथ में इस तरह से सबको दबोचा है कि उसकी तारीख़ भी बड़ी अजीब व गरीब है। तमाम तफसीलात ज़ाहिर है पेश करना मुश्किल है, लेकिन मैं इशारों में आपके सामने कुछ हक़ाइक़ पेश करते हुए आगे बढ़ूँगा। US डॉलर जो आज की दुनिया का सबसे मजबूत करेंसी, आज की दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी मानी जाती है, उसकी तारीख़ भी इसी तरह शुरू होती है। उसने गोल्ड के बेस के ऊपर अपनी करेंसी भी बनाई थी, जैसा कि सारी दुनिया के ममालिक बनाया करते थे। लेकिन उसने जब देखा कि हमारी करेंसी को लेकर पूरी दुनिया के अंदर ट्रेड हो रही है, क्योंकि वो सबसे पावरफुल था, सबसे ज़्यादा कंपनीज़ उसके पास थी, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन उनके ज़रिए से, उनकी कंपनीज़ के ज़रिए से हो रहा था, सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने तैयार किया हुआ था, सबसे ज़्यादा माइल्स दुनिया के अंदर जो हैं और दुनिया के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर उनका कंट्रोल हो रहा था। उसको ऑर्गेनाइज़ करने वाले, उसको रन करने वाले यही लोग हुआ करते थे। और ख़ास तौर पर अरब के मुल्कों में, मिडिल ईस्ट के अंदर जब पेट्रोल निकला है, जब ऑयल निकला है, तो उस वक्त इन कंपनियों ने और US के लोगों ने दाखिल होकर उसको अपने हाथ में लिया और सबसे पहले बिल्कुल इब्तिदाई वक्त में उन्होंने वहाँ के रूलर्स के साथ पैक कर लिया, मुआहिदे कर लिए। वो डील उनकी ये थी कि पूरी दुनिया के अंदर वो लोग अपना ऑयल अगर बेचेंगे तो सिर्फ US डॉलर में बेचेंगे। वो लोग अपना ऑयल US डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में नहीं बेच सकते। उनके पास ये राइट नहीं बचा, चाहे वो सऊदीया हो, चाहे वो इमारात UAE हो, चाहे इराक़ हो। उन्होंने सबके हाथ ऐसे मुआहिदे के ज़रिए बांध लिए कि वो लोग दूसरी करेंसी में ट्रांजैक्शन ऑयल को बेचने के लिए नहीं कर सकते। और वो लोग भी आसानी के साथ इसको मान लेते थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेबल जो करेंसी थी दुनिया में वो US डॉलर ही थी। जो यूरो था इससे पहले ब्रिटेन का, जिसकी बहुत बड़ी वैल्यू होती थी, और US डॉलर से पहले वो ब्रिटेन जो सुपर पावर दुनिया का था उसकी सबसे ज़्यादा बालादस्ती थी। उसको जर्मनी ने, जो जंग हुई थी उसके अंदर तबाह करने की कोशिश की, डाउन करने की कोशिश की। और उस वक्त का जो जर्मन का रूलर था उसने बहुत बड़ी मिकदार में फेक करेंसी यूरो की मार्केट के अंदर डाल दी, जिसकी वजह से ये जो करेंसी थी यूरो वो डाउन होती चली गई और उसकी अहमियत लोगों के दिल से निकलती चली गई। उस पर एतमाद मार्केट के अंदर बरकरार नहीं रह सका। उसका रिप्लेसमेंट US डॉलर था, जिसने पूरी इकनॉमी को, पूरे ट्रेड को, पूरी माशियात को कैप्चर करने का काम किया और ऐसी बड़ी बड़ी डील की उन चीज़ों के अंदर जिसके ज़रिए दुनिया चल रही है। आज दुनिया ऑयल के ऊपर चलती है, सारी की सारी टेक्नोलॉजी और तरक्की ऑयल के बेस पर हुई है। अगर आप 50-60 साल की हिस्ट्री दुनिया की पढ़ेंगे तो इसमें ऑयल बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, जिसने ज़्यादा से ज़्यादा इकनॉमी को और ट्रेड को दुनिया में पेश किया है और उसके बेस के ऊपर मुल्कों ने तरक्की की है या ज़वाल पजीर हुए हैं। इनकी स्ट्रेटजी ये थी, US डॉलर को वो लोग इम्पोज करते थे और ज़बरदस्ती उनको मजबूर करते थे कि उनको इसी में ट्रेड करना है। जो भी उसके ख़िलाफ़ ज़रा भी जाता था ये उसको हटा देते थे। अगर आप सद्दाम हुसैन की तारीख़ पढ़ें, बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी हैं जो उसकी तारीख़ के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एक बड़ा फैक्टर ये भी था कि वो अपने आप को US डॉलर के मुकाबले में एक दूसरी करेंसी की हैसियत से पेश कर रहा था। वो प्रपोज़ कर रहा था कि US डॉलर के बजाय एक दूसरी अल्टरनेटिव करेंसी सामने आनी चाहिए। साउथ अफ्रीका की आप तारीख़ पढ़िए, साउथ अफ्रीका जिसके पास सबसे ज़्यादा गोल्ड की माइल्स हैं, सबसे ज़्यादा गोल्ड साउथ अफ्रीका और रशिया से निकलता है, वहीं से बनता है। साउथ अफ्रीका ने जब इस तरह अपना रंग दिखाना शुरू किया कि वो उनके मुकाबले में एक नई करेंसी के पेश करने वाले हैं,
तो फिर वहाँ से भी लोगों को हटाया गया, वहाँ भी बहुत क़त्ल खून किया गया, कॉलोनाइजेशन का दौर गुजरा। उसके बाद तो फिर यूएस ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाकर वहाँ की इकनॉमी को अपने कब्ज़े में लिया और वहाँ अपने पिट्ठू बिठाए। क़ज़्ज़ाफ़ी को भी रास्ते से हटाया गया। वो एक लंबी तवील तारीख़ है। तो जो भी यूएस डॉलर के अगेंस्ट कोई भी करेंसी पेश करता है वर्ल्ड लेवल के ऊपर, लार्ज स्केल में ट्रेड के लिए, तो फिर ये उसको सीधा निशाना बनाता है। सैंक्शंस करता है, यूएस सैंक्शन करता है उन मुल्कों के ऊपर और उनकी इकनॉमी को डाउन कर देता है। रशिया के ऊपर भी सैंक्शन करने की कोशिश की। इवन आप सोचें, रशिया जो आज बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क समझा जाता है, चाइना जो बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है, और उसने बहुत हद तक अपने आप को इस जाल से निकालने की कोशिश की है, लेकिन आज भी वो लोग यूएस डॉलर से बेनियाज नहीं हो सकते। वो लोग अपने आप को उससे अलग थलग नहीं कर सकते, उनको उस पर डिपेंड होना पड़ता है। क्योंकि अगर यूएस डॉलर आपके पास नहीं होगा तो कितने ही मुल्क ऐसे हैं जहां पे आप तिजारत नहीं कर पाएंगे, जिनके साथ आप डील नहीं कर पाएंगे। आप एक अलायंस 5 मुल्कों का 10 मुल्कों का बना सकते हैं, उनके साथ आप डील करिए, ट्रेड करिए, आप अपनी करेंसीज़ के अंदर जो आप अपनी बनाते हैं। लेकिन अगर आपको दूसरे मुल्कों में ट्रेड करना है, अपनी इकनॉमी को बढ़ाना है और एक्सपोर्ट आगे करना है, दुनिया भर में एक्सपोर्ट आपको करना है, तो आपको यूएस डॉलर ही के ऊपर आना पड़ेगा। क्योंकि एक और काम इन्होंने पीछे से किया, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के ज़रिए से इन्होंने जो चाल चली है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है उसके ज़रिए से यूरोप को सबसे पहले इन्होंने लोन दिया वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उनको रिस्टैब्लिश करने के लिए, उनको दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बिलियंस डॉलर्स का उन्होंने जो है उनको लोन दिया। लेकिन शर्त क्या थी कि हम यूएस डॉलर में, ये बैंक जो होते थे वर्ल्ड आईएमएफ, हम यूएस डॉलर के अंदर लोन दे रहे हैं और रिटर्न भी 10 साल में जो भी मुद्दत तय होती थी यूएस डॉलर में ही करना है। तो यूएस डॉलर बेस बन गया दुनिया की माशियात को चलाने का, मुल्कों के साथ डील करने का। इसका नतीजा ये हुआ कि इन्होंने पूरे तौर पर तिजारत और माशियात के अंदर अपना कब्ज़ा जमा लिया और अपना कंट्रोल कायम कर लिया। आज फिर से कुछ आवाज़ें इस तरह की उठती हैं कि हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए और यूएस डॉलर के ऊपर हमें अपनी पूरी इकनॉमी को बेस नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी तक यह हकीकत ये है, ज़मीनी सूरत हाल ये है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि कोई भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो यूएस डॉलर को चैलेंज कर सकता हो और उसके मुकाबले में दूसरी करेंसी पेश कर सकता हो। अभी कल की न्यूज़ जो ब्रिक्स हैं उनकी तरफ से भी आई है, जो ममालिक चंद बड़े बड़े एशिया के ममालिक हैं, और उन्होंने भी मिलकर ये मुआहिदा किया है कि हम अपनी एक करेंसी मुतारफ़ कराएंगे। और ब्रिक्स ममालिक जो दुनिया के ताकतवर ममालिक माने जाते हैं, उन्होंने भी इस बात को प्रपोज़ किया है कि हम अपने मुल्कों के लिए अपनी एक कॉमन करेंसी बनाएंगे जिसके ज़रिए आपस में डील किया करेंगे। तो इस तरह की बातें अब उठ रही हैं, लेकिन आप एक हकीकत को समझिए। मैं जो आखिर में अपनी बात को लाना चाहता हूँ जिस तरफ, वो ये है, जो आज का सुपर पावर है, जो आज का अमेरिका और यूएसए कहलाता है, वो दुनिया के अंदर दूसरे मुल्कों को जंगों के अंदर, लड़ाइयों के अंदर झोंक कर अपनी बादशाहत कायम रखना चाहता है। क्योंकि उसकी इकनॉमी, उसकी माशियात बहुत हद तक वेपन्स के ऊपर चलती है, उसकी ट्रेड के ऊपर चलती है। वो लोग जितना ज़्यादा मार्केट में असलहे बेचते हैं उतना ही ज़्यादा उनकी कंपनीज़ रन करती हैं और उनकी इकनॉमी बढ़ती है। दूसरी बात यह है कि वो दुनिया के अंदर जो बड़ी बड़ी ट्रेड्स होती हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का पूरा जो दुनिया का जाल है, उसके अंदर अपनी मोनोपोली कायम रखना चाहता है। इसके लिए जो भी आवाज़ उठती है या जो भी ट्रेड यूएस डॉलर से हटकर होने लगती है, उसके अंदर वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करके उसको फ्लॉप करने की कोशिश करता है, उसको ख़त्म करवाता है। जाहिर है दुनिया बहुत बड़ी है, लोग अपने तौर पर कुछ ना कुछ कदम उठाते हैं। अभी रशिया के साथ भी ऑयल ख़रीदने में इंडिया ने एक पहल की और इंडिया ने रशिया से वहाँ की करेंसी में जो रशिया की है ऑयल ख़रीदने की बात कही। हालांकि इंडिया एक बड़ा मुल्क है और यूएस के साथ बहुत अच्छे रवाबित हैं, उसके बावजूद भी इंडिया ने अपनी ख़ुद मुख्तारी का इजहार इस तौर पर किया
कि हम वहाँ से उनकी करेंसी मिलेंगे, जबकि सैंक्शन यूक्रेन वॉर के बाद रशिया के ऊपर लगा था। अमेरिका और यूएस भी एक हद तक इंडिया को ढील देता है, क्योंकि वो इंडिया के साथ अच्छे रवाबित बरकरार रखना चाहता है और इंडिया को थोड़ा झेलता भी रहता है, क्योंकि इंडिया जितना ताकतवर मुल्क है और जितना बड़ा मुल्क है, जाहिर है उसको लेकर चलना होता है। मैंने ये सिर्फ एक मिसाल आपके सामने पेश कर दी। असल मौजू यही है कि जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर मोनोपोली कायम करके और जिस तरह पूरी दुनिया की माशियात को कैप्चर करके इस जालिमाना जाबिराना दज्जाली निज़ाम ने दुनिया को बदहाली, जंगों, लड़ाइयों और खून खराबे और डिसबैलेंस का शिकार किया है माशियात के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर। अगर आप देखेंगे मुल्कों की तारीख़ आप देखिए, जितना डिसबैलेंस है उसका जो शिकार किया है, उसके पीछे यही दज्जाली सोच है जो आज वहाँ पे राइज है और वहाँ से पूरी दुनिया को गवर्न करने की कोशिश कर रही है। और आखिर में बात को इख्तिताम में इस तौर पर करता हूँ, इस पूरे दिमाग के पीछे जो यूएस के ज़रिए से आप दुनिया भर में देख रहे हैं और जो मैंने आपके सामने बहुत ब्रीफ करके एक हिस्ट्री पेश की है, इसके पीछे यहूदी दिमाग है। इसके पीछे यहूदी दिमाग है, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, या बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हों, या यूएस की इकनॉमी को खड़ी करने वाली जो इदारे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब के सब इन्हीं के हाथ में हैं, ज़ायनिस्ट लोगों के हाथ में हैं। वही लोग उसको चलाते हैं और वही लोग पॉलिसीज़ पेश करते हैं और उसको रन करते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि दुनिया में सब कुछ हो जा रहा है। फ़लस्तीन के अंदर क्या कुछ जुल्म नहीं कर दिया गया, लेकिन सारे मुल्क दो चार स्टेटमेंट और बयानात से बढ़कर कुछ नहीं कर पाते। दूसरी तरफ यूएस हथियार बिलियंस डॉलर्स के सप्लाई कर रहा है एक छोटे से खित्ते के लिए, एक छोटे से इसराइल के लिए बिलियंस डॉलर्स के वेपन्स भेजता चला जा रहा है, बग़ैर पूछे हुए कि वो किन पर गिर रहे हैं, कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, कितना वायलेशन हो रहा है, कितना जो चार्टर है ह्यूमन राइट्स का उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। बग़ैर किसी चीज़ की रियायत किए हुए एक तरफ से ये सिलसिला जारी है, दूसरी तरफ बड़े बड़े मुल्क, इस्लामी मुल्क, अरब मुल्क, मुसलमान मुल्क और यूएस के मुकाबले में दूसरे बड़े बड़े एशिया के और यूरोप के बड़े बड़े ममालिक भी हों, वो कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटमेंट पेश कर पाता है, उससे ज़्यादा बढ़कर अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके जंग रोकने की हिम्मत नहीं रखता है। यहाँ तक कि आपने देखा कि किस तरह जो पूरी दुनिया का जो कोर्ट है, जो जस्टिस कोर्ट माना जाता है पूरी दुनिया का, उसके ऑर्डर को बाईपास किया गया, उसके ऑर्डर का वायलेशन किया गया, उसको कागज़ के पत्ते की तरह उड़ा दिया गया। जिस तरह से ऑर्डर्स और ऑर्डिनेंस आ रहे थे, ऑर्डर पास हो रहे थे, जंग फ़ौरन रुकनी है, इमीडिएट रुकनी चाहिए, ये वायलेशन हो रहा है, इज़राइल ऐसा कर रहा है, जुल्म कर रहा है, फ़लाँ और फ़लाँ कर रहा है। लेकिन इन सब बातों का पूरी दुनिया के कोर्ट के ज़रिए से भी जो फैसले आ रहे हैं, वर्डिक्ट्स आ रहे हैं, उसका भी इम्पैक्ट नहीं हो पा रहा है। क्यों? पूरी दुनिया अपनी माशियात के अंदर उनकी ग़ुलाम बनी हुई है, उनके पीछे चलती है, उनके सामने मजबूर है, क्योंकि ये लोग जिस तरह से सैंक्शंस लगाते हैं, अगर आप वक्त नहीं है वरना आप ईरान और यूएस की हिस्ट्री आप पढ़िए, जिस तरह से वो सैंक्शन लगाता है, उसके पास अपना सब कुछ हो, अपने पास ऑयल हो, लेकिन ऑयल नहीं बेच सकता। वो अपना ऑयल ख़ुद निकाल रहा है, लेकिन दूसरे मुल्कों को ऑयल बेचने के लिए मजबूर है यूएस डॉलर की तरफ, और यूएस डॉलर का सैंक्शन लगा दिया गया है, जिसकी वजह से वो ट्रेड भी नहीं कर पाता है। तो इस तरह ये दुनिया का जो दज्जाली निज़ाम है और जिस तरह से कैप्चर किया हुआ है इन लोगों ने, उसको समझने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अफसोसनाक पहलू है वो हमारे अरब मुल्कों और इस्लामी मुल्कों का है कि वो किस कदर मजबूर और ग़ुलाम बनकर इनके साथ जुड़े हुए हैं कि अपनी ना कोई आवाज़ है, ना अपना कोई फ़ैसला है, ना अपना कोई विल पावर है, ना अपना इतना मजबूत और इतने रिच मुल्क होने के बावजूद भी कोई आगे कदम है जो दुनिया में और दुनिया की तारीख़ को तब्दील करने में कोई रोल प्ले कर सकता हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को सही और हकीकी बातें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सही तौर पर जो भी दीन की खिदमत और सही तौर पर इस्लाम को पेश करने का काम है उसके लिए कबूल फ़रमाए।
व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।